दूसरा क्या है हमारा, कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो ये सब मैं बताया हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS, MKS, FPS, CGS, SI। पीछे लेक्चर्स में अगर आपको डाउट हो तो देख सकते हैं आप। तो मैक्सिमम एग्जांपल जो लिया जाता है न्यूटन का लिया जाता है। अगर 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, तो इसको कन्वर्जन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि अगर कोई कन्वर्जन फैक्टर करना है, क्या होगा, इधर एक यूनिट होगा जो SI यूनिट, ये CGS है। अब इसके बीच में क्या होगा, कोई हम मान लेते हैं कोई x फैक्टर है, फैक्टर में से एक नंबर होगा चेंज करने वाला, और क्या होगा उसको निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग पहले न्यूटन जो है, न्यूटन के फोर्स का यूनिट है ना, तो इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको ऐसा बनाएंगे। अब मास क्या होता है, मास तो मास ही है, एक्सेलरेशन क्या है, v/t। और अब m को और चेंज करें, और इसको और चेंज करेंगे तो क्या होगा, v हो जाएगा s/t, तो t स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा m1 L1 t-2 मीन्स m1 L1 t-2 क्या हो गया, हमारा फोर्स का डायमेंशन हो गया। हाँ, ये फोर्स के डायमेंशन हो गए। तो न्यूटन भी उसकी का डायमेंशन है, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, बस क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट सेम है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो एक कन्वर्जन फैक्टर देगा। तो जब इसको हम लिखेंगे तो अब जो न्यूटन के लिए जो हमारा सिम्बल्स होगा उसमें हम क्या करेंगे, इधर m1 L1 t1 मान के चलेंगे। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, हम इसका लिखें डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, ये m1 का 1, L1 का 1, t1 का 1, इधर x हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी हो जाएगा, इधर हम लोग लेंगे दूसरा सिंबल, m2 का 1, L2 का 1, t2 का 1। अब हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो m1 है, L1 है, LT1 है, ये क्या है, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशन है किसमें, इन SI सिस्टम। और जो m2 है, L2 है और T2 है किसमें, ये इन, आगे लिख लीजिएगा, इन CGS सिस्टम। तो ये जो मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ, आप इस तरीके से अगर बोर्ड में भी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और नोट्स तो मिल ही जाएगा आपको एकदम इसी तरीके का। तो जैसे आपने लिख लिए, इसके बाद क्या करना है आपको, आपका मेन मकसद है x को निकालना है। क्या करेंगे, x को यहाँ रहने देंगे। अब m1 है, m2 है, तो इसको अगर नीचे लिखेंगे तो m1/m2 हो जाएगा। अब दोनों के ऊपर पावर 1 है कि नहीं, तो टोटल पावर 1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई। अब L1 है, L2 है, तो ये L1/L2 हो जाएगा। दोनों के ऊपर कितना है, पावर 1 है, तो यहाँ भी पावर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब T1 है, T1/T2 हो जाएगा नीचे, इसका पावर क्या है, -2, तो -2। अब देखिए, जैसे यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, उसके बाद क्या करना है, आपको सभी क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, उसको आपको लिख देना है। तो m1 L1 T1 जो है SI यूनिट है ना, तो m1 क्या है, मास है, तो मास क्या जाएगा, 1 किलोग्राम। तो इसको आप लिखने क्या, ये 1 kg हो जाएगा। m1 L1 T1 किस में, SI में। अब लेकिन क्या m2 L2 T2 क्या है, CGS में। तो CGS में अगर हम बात करें तो क्या होता है, सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो मास क्या है, किस में आएगा, ग्राम में आएगा ना, तो इधर ग्राम आ जाएगा, /1। अब यहाँ लेंथ किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि ऊपर वाला SI में है, नीचे सेंटीमीटर, इस पर पावर 1 है। अब CGS और SI में टाइम का जो यूनिट होता है सेम होता है, सेकेंड, तो 1 आएगा इधर, -2, तो सेकेंड कटेगा तो आंसर 1, इधर 1 आएगा। अब इधर हम किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, नीचे ग्राम /1, एक जी है 9 में समझना, इंटू मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो
100 सेंटीमीटर 1, या 1 हो जाएगा, 1:2 -2 1 ही होगा, लिख देते हैं। सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ कितना हुआ 1000 1 मीन्स 1000, इधर 100, तो x क्या हो जाएगा 10⁵ मीन्स अगर हम लिखते हैं 1 न्यूटन तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो अगर कोई पूछ ले 23 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, तो क्या करो 23 से मल्टीप्लाई 10⁵ डाइन, तो कन्वर्जन फैक्टर आपको मालूम पड़ गया है। ऐसे ही आप जूल और अर्ग का निकाल लीजिए। तो जूल मीन्स किसका है, वर्क है, तो वर्क का जो डायमेंशन होता है, तो ये आपका होमवर्क है कि 1 जूल में हाउ मेनी अर्ग। तो इसमें कुछ वही करना नहीं है, जूल जो है, जूल का जो डायमेंशन लिखना है, जूल का जैसे डायमेंशन मैंने लिखा है उसे लिखने के बाद ऐसे ही के लिए m1 मतलब जो भी है m1 L1 मान लेना है, m2 L2 मान लेना है, फिर उसके बाद आगे इस तरीके से करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। तो ये सेकेंड यूज़ हो गया क्या, कन्वर्जन फैक्टर। तो मैक्सिमम हम पूछते हैं SI से CGS में, अभी FPS में बहुत कम पूछा जाता है, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो इतना हो गया। अब लास्ट आता है to find the expression on dependent quantities given quantities। तो इसमें क्या है कि थर्ड वाले में आपको कोई क्वांटिटी दिया होगा, अब क्वांटिटी बोला होगा कि एक क्वांटिटी इस चीज़ों पे डिपेंड करती है, हाँ इस चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो आप डायमेंशन फार्मूला जो भी है मेथड का यूज़ करके आप बताइए कि इसका फार्मूला कैसे बनेगा, मीन्स इसका फार्मूला कैसे, इक्वेशन कैसे दिखेगा। तो इसका यूज़ करके हम वो भी बता सकते हैं। आप जैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक और चीज़ बताएंगे कि लिमिटेशन है इस चीज़ का, हाँ तो लिमिटेशन जब जान जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप डायमेंशन का यूज़ कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कुछ एक लिमिटेशन होता है, तो लिमिटेशन को लास्ट हमको बताएंगे, तो ताकि आपको पूरी जानकारी हो कोई भी चीज़ की। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई आपको किस एकदम फेमस क्वेश्चन इक्वल टू ρHg जो होता है, तो क्या होगा कि मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है ये है डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस। लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। हाइट ऑफ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन, ये वो शॉर्टकट है ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या करना है, इतना तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, जब तक समझ में ना आए, जब समझ में आ जाए आप स्टार्ट करिए लिखना है, ठीक है। तो आप क्या बोला, जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है, तो आप जैसे लिखेंगे तो प्रेशर जो पी को प्रेशर दिखाते हैं, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, डेंसिटी पे कर रहा है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी, रो डेंसिटी का सिंबल है। फिर पी किस पे डिपेंड कर रहा है, पी डिपेंड कर रहा है हाइट पे। तो अगर हम बात करें हमारे पास कोई कंटेनर हो, अगर हम लिक्विड लें तो इसमें हम लोग कोई लिक्विड भरे हैं, कुछ भी हो सकता है, पानी, मर्क्यूरी, कुछ भी ले सकते हैं, हाँ। तो इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी जिसको हम रोज दिखाते हैं, इसका कुछ। और यहाँ पे क्या मान लीजिए अर्थ पे रखा है, तो अर्थ पे क्या कुछ ग्रेविटी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो फ्री सरफेस ये है, अब हमको पता करना है कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप एक लेंथ लेंगे जिसको हम बोलते हैं एच। तो जो ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस को कितनी दूरी पे है, वही हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, एच पे डिपेंड करे, और इस पर डिपेंड करेगा ग्रेविटी कहाँ कितनी है उस जगह की, हाँ। अगर हम ग्रेविटी हम स्पेसिफिकली अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, जब हम बात करते हैं ग्रेविटी, तो जो एक्सेलरेशन होता है
एक ग्रेविटी स्पेशली अर्थ के लिए यूज़ होता है, बाकी जगह हम एक्सेलेरेशन यूज़ करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। अर्थ के लिए स्पेशली ग्रेविटी यूज़ करते हैं हम लोग। ये कुछ फैक्ट होते हैं छोटे छोटे, तो हमको आपको बताएंगे। तो जब हम इसको एक साथ लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एच जी। हाँ, अब देखिए ये तो हमने सीधे आपको फॉर्मूला बता दिया, बट क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि इस पर डिपेंड कर रहा है, बट इसका कितने पावर पे डिपेंड कर वो आपको दिया नहीं रहेगा। मीन्स आपको नहीं पता कि ये किस पे कितने पावर पे डिपेंड करता है। तो P मान लीजिए किसी रो ए पे डिपेंड कर रहा है, एच प्रेशर जो है एच पे बी पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स इसके पावर कुछ भी हो सकते हैं। और जो ग्रेविटी है किस पे डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए सी है, सी पावर मीन्स कोई भी पावर हो सकता है। तो ये जगह ए बी और सी। अब जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। तो आपको बता दूं कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं, कांस्टेंट एक नंबर है, नंबर कोई डायमेंशन होता नहीं है। अब हम जब इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हमको क्या करना है, मेन ए और बी सी को निकालना है। तो इसका तो सबको लगभग फॉर्मूला याद होता है, P = रो एच जी होता है। क्या देखते हैं वो आता है इस तरीके से करने पे, चलो करते हैं। तो यहाँ क्या करना है आपको, पहले लेफ़्ट साइड का मतलब हर एक क्वांटिटी क्या क्या करने हैं आप, डायमेंशन निकालने। तो हम इसको सॉल्व करना करते हैं। तो अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया ही रहेगा। ये मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, इतना जब आपको प्रैक्टिस जगह इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मास एक्सेलरेशन क्या होगा, v अपॉन टी, और v को जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये s अपॉन टी का स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर पहले से है, a है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मास को हम लोग m से दिखाएंगे, लेंथ एक बार है तो L1, t नीचे तो t - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लेंथ एरिया है, एरिया का अभी हम डायमेंशन देखें ये L2 होता है। अभी जब ऊपर जाएगा तो M1 L - 1 T - 2 हो जाएगा, जो कि प्रेशर का डायमेंशन। तो हमको एक साइड का प्रेशर का डायमेंशन मिल गया है। अब दोनों चीज़ इक्वलिटी में ना, मतलब ये पूरे टर्म्स का जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन से मैच करेगा, ठीक है। अब ऐसे हम बात करते हैं किसकी, रो मीन्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को m1 आएगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ मीन्स ये हो जाएगा L3, ये हो जाएगा M1 L - 3। अब हाइट की बात करें, हाइट एक लेंथ ही होता है तो इसका L1। ग्रेविटेशन की बात करें, ग्रेविटेशन भी एक एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हम लोग देखे अभी s अपॉन टी होता है, मीन्स L1 T - 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये होता है। जैसे आपने सभी चीज़ों का डायमेंशन निकाल लिया है, अब क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दें। इसके करने से पहले क्या करें, आप इसको बना दें, इसका डायमेंशन हमको लिखना है। तो P K का डायमेंशन, किसी रो का डायमेंशन ऊपर रेस टू A, H का डायमेंशन B, G का डायमेंशन C। अब जैसे करेंगे तो रो ये के अपने आप हट जाएगा, क्योंकि के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ मूव करते हैं, P क्या है, इधर है, तो P पे क्या है, M1 L - 1 T - 2। अब सब जगह रख देते हैं। रो क्या निकालें हम, रो गया M1 L - 3 रेस टू 1, फिर मल्टीप्लाई H क्या है, लेंथ, तो लेंथ पे 1, इधर B, लास्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी T - 2 C। अब क्या करेंगे आप, थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेंगे उस साइड। अब देखिए m एक ही बार है और रेस टू 1 है, a है, और कहीं पे है नहीं, तो m रेस टू a है। मीन्स जैसे अभी किसी कहीं हम क्वेश्चन देखते हैं, अगर a रेस टू m है, ऊपर रेस टू n है, तो क्या चाहिए, a इंटू mn हो जाता है। तो वही चीज़ है, तो 1 इंटू a होगा तो क्या होगा, a ही होगा, तो m a। अब l इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ क्या होगा, l रेस टू -3 इंटू a, तो -3a प्लस 1 इंटू b, तो b हो जाएगा। आपको मालूम ही होगा, अगर a रेस टू m है, m नहीं लेते, कुछ और लेते, x से मान लेते, और a रेस टू y है, क्या होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर ऐड हो जाते हैं ना।
ये सब फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब सी पे कितना एक ही है तो इधर भी सी आ जाएगा। अब इधर टी है, टी एक ही जगह है तो टी रेस टू माइनस 2c होगा। यहाँ सब है नहीं तो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। अब ये चीज़ जो है फॉर्मूला करेक्ट है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है, तो क्या होगा, हर टर्म्स का जो पावर होगा उसके करेस्पॉन्डिंग डायमेंशन के हिसाब से वो इक्वल होंगे। तो हम इसका क्या करें, इक्वेट करें, इक्वेटिंग पावर ऑफ ईच फंडामेंटल क्वांटिटी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए कंपेयर करेंगे तो क्या ए इक्वल टू 1 हो जाएगा और -3a + b + c इक्वल टू -1 हो जाएगा और उसको मिटाना पड़ेगा, बचा क्या -2c इक्वल टू -c हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए एक तो मिल गया, दूसरा यहाँ सॉल्व करेंगे c इक्वल टू -2/-2 ये 1 हो जाएगा तो c भी 1 हो गया। अब a है c भी मिला है, बस पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये -3 × 1 b चाहिए, इसकी वैल्यू 1 है तो -1 तो -3 + b + 1 इक्वल टू -1 -3 + 1 -2 -1 b चला जाएगा -1 + 2 b इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिल गया यहाँ पे आंसर में, a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू 1 होगा, c इक्वल टू भी 1 होगा। तो हम जब इसको सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन मान लीजिए 1 है, पुटिंग वैल्यू ऑन इक्वेशन 1 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी जाते हैं आंसर, p इक्वल टू नीचे तो दिखेगा नहीं, p इक्वल टू k तो रहेगा ही कांस्टेंट, फिर रो इक्वल टू 1, h इक्वल टू 1, g इक्वल टू 1 तो p इक्वल टू जाएगा k रो h g। यहाँ हमको k की वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी। अब k की वैल्यू जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया यहाँ पे तो k की वैल्यू क्या थी, 1 आई है, जिसको हम जब लिखेंगे लास्ट में तो आंसर क्या जाएगा, p इक्वल टू रो h g। तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो गया तो मेरे पढ़ाने सफल हो गया, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें, कोई कमेंट ही नहीं करता, कहना चाहिए यार, मुझे लगे फील होगी कोई पढ़ रहा है मुझसे। अब अकेले में पढ़ रहा हूँ जमेगा नहीं ना। ये चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी और आपको होमवर्क भी देना पड़ेगा एक। अब होमवर्क में क्या है क्वेश्चन, जो हीट प्रोड्यूस होता है, द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर, इट इज़ डिपेंड ऑन द current passing through the wire, resistance of the wire, and how many time take place to flow। मीन्स हमको ये प्रूव करना है I इक्वल टू आई क्या है, H मीन्स हाई हीट, ये प्रपोज टू किसके, R⁴A R⁴B T इक्वल टू C। आप यहाँ पता करिए ABCD की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो इसका आंसर आएगा I इक्वल टू I² RT, ये आंसर है हमारा। देखते हैं आपका क्या आता है। तो इसको आप क्या करेंगे, उसी डायमेंशन का फॉर्मूला यूज़ करके आप उसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कर लिए तो समझिए आपको अच्छे से आ गया, नहीं आ किए तो वापस वीडियो देखिए, वापस सॉल्व करिए, जब तक ना आए तब तक सॉल्व करिए, फिर 5-6 बार सॉल्व करने के बाद ना आए तो पूछिए। अब इतना पहुँच चुके हैं, इसका कुछ क्या है, ये जो लास्ट में हम पढ़े यूज़ का, इसका कुछ लिमिटेशन होता है। इसका लिमिटेशन एक पहला ये है कि जब ये क्वेश्चन, मतलब ये हम सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हमें जो चीज़ें डिपेंडेंस हैं वो दी गई है किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। अगर वो प्लस एडिशन के फॉर्म में होंगे ना तो उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मीन्स जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, जो डिपेंडेंस हो। इसका ये मतलब हुआ हम लोग V इक्वल टू U प्लस AT वाला सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। ऐसे S इक्वल टू U2 हाफ AT वाला भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब इस तरीके से हम फॉर्मूला आंसर नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब है, मीन्स अगर कोई चीज़ है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, सिंगल होना चाहिए। ये तो ये होगा लिमिटेशन।
और सेकंड लिमिटेशन ये है कि आपको पता है अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है और इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो वही चीज़ है। तो हम जब मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें डिपेंड है बस एल और एम और टी पे डिपेंड करती हैं। लेकिन क्या चीज़ है कि हमें जो कोई क्वांटिटी दी है वो जो डिपेंड कर रही है वो 2-3 चीज़ पे डिपेंड कर रही है। मीन्स मान लीजिए एक्स वाई जेड, मान लीजिए कोई और क्यू है तो इस पर कुछ ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप जब देखेंगे तो सॉल्व करेंगे ना तो एल एम टी में कुछ पार होगा, इसका भी कुछ एल के ऊपर ए मतलब कुछ बी ऐसा, फिर एम सी प्लस डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और टी मान लीजिए ए सी डी ए हो जाए। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपको बस 3 इक्वेशन मिलेंगे और आपके पास वेरिएबल है 4, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लिमिटेशन है इसके। मीन्स अगर हमारे पास कोई मैकेनिक्स का सवाल है जिसमें बस एल एम टी है मतलब 3 है और उसमें बोल दे कि कोई क्वांटिटी है वो 4 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो आपको 4 अलग अलग पावर लेने पड़ेंगे ए बी सी डी। तो जब आप 4 अलग पावर लेंगे मीन्स आपके पास 4 वेरिएबल होंगे और 4 वेरिएबल जब करेंगे अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो आपको बस 3 इक्वेशन नहीं मिल पाएगा, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। आपके पास वेरिएबल है 4 और इक्वेशन है 3, तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सब इसकी लिमिटेशन है। पहला प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए, दूसरा इस तरीके से अगर ज़्यादा रहा तो नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये डायमेंशन का जो हमारा टॉपिक है आज ख़त्म हो गया है। हम इसके सवाल सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या सारे मतलब कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मतलब मैंने टॉपिक से कवर कर लें, इसके कवर होने के बाद हम क्या करेंगे सम्स भी लगाएंगे हर टॉपिक के ऊपर, अच्छे लेवल के, बोर्ड लेवल के थोड़े से और कंपटीशन लेवल के। तो पहले तो मेन है कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट समझ गए, सब समझ गए, सम तो आ ही जाएंगे करते करते। थैंक यू। फिर आज के लिए कमेंट करिए कुछ डाउट हो, और शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ अगर आप अपने दोस्तों को आगे भेजना चाहते हैं। वैसे तो कोई भेजना नहीं चाहता, लेकिन